हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कविता ने ससुराल में कदम रखते ही अपनी सास के पैर छुए तो उसकी सास मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने जेठ जी के भी पैर छुओ। कविता राघव के पैरों पर झुक गई। राघव अपने स्थान से हटते हुए बोला, अरे बस बस कविता, हो गया, तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो। राघव को देख कविता को याद हो आया कि जब राघव और रंजन उसे देखने आए थे तो उसने राघव को ही रंजन समझा था। वो तो उसे बाद में पता चला था कि राघव रंजन के बड़े भाई है और उसकी शादी राघव से नहीं रंजन से तय हुई है। कविता अब भी चकित सी उन्हें ही देख रही थी। कितना अंतर है दोनों भाइयों में। राघव गोरा रंग, औसत कद, बाल सुलभ, मुस्कान, हंसने से दाएं गाल पर पड़ता डिंपल, और रंजन लंबा शरीर, सांवला रंग और चेहरे पर प्रौढ़ता। राघव तो उसके पति रंजन से भी छोटे लगते हैं। जल्दी ही कविता को पता चला कि राघव अब तक कुंवारे हैं। उनकी शादी से इनकार करने पर ही पहले रंजन की शादी की गई है। एक दिन उसने रंजन से पूछा था, रंजन जेठ जी अकेले क्यों हैं? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? तब रंजन ने बताया था, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब राघव भैया कॉलेज पूरा कर चुके थे और मैं स्कूल में था। राघव भैया पर अचानक ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जैसे तैसे उन्हें नौकरी मिले। फिर भैया ने पत्राचार से MBA किया और फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। जब उनकी शादी की उम्र थी तब वो हमारा ख्याल रखने में व्यस्त थे और जब उन्हें शादी का ख्याल आया तो रिश्ते आना बंद हो चुके थे। बस फिर उन्होंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया। कविता राघव भैया के सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाना। ये सब जानने के बाद कविता के मन में राघव के लिए आदर के भाव आ गए थे। एक दिन कविता राघव को चाय देने गई तो देखा कि वो कोई पेंटिंग बना रहे हैं। कविता ने पूछा, तो आप पेंटिंग भी करते हैं? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इंसान के पास ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो वो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करता हो। बैठो, तुम्हारा पोर्ट्रेट बना दूं, फिर बताना मैं कैसी पेंटिंग करता हूँ। कविता बैठ गई। फिर अपने बालों पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा, क्या आप किसी की भी पेंटिंग बना सकते हैं? राघव एक पल उसे देखा और कहा, कविता हिलो मत। उनकी बात सुन कविता चुप हो गई। उसे खामोश देख राघव ने पूछा, कविता तुम चुप क्यों हो गई? कविता ने ठुनकते हुए कहा, आपने ही तो मुझे चुपचाप बैठने को कहा है। राघव ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया है, बात करने से नहीं। कविता ने कहा, जानते हैं कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी फिर से डांस करना और लिखना शुरू कर दूं। उसने आश्चर्य से कहा, अच्छा तो तुम डांसर और कवि भी हो? अच्छा बताओ तो क्या लिखती हो तुम? कविता। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं भी अपना नाम नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि मैं कविता लिखती हूँ। राघव फिर जोर से हंस पड़ा। कविता मुग्ध सी उनकी फेनिल सी हंसी के बिखरे रंग देखने लगी। राघव ने कहा, कुछ मुझे भी सुनाओ, क्या लिखा है तुमने? कविता ने सकुचाते हुए कहा, आप हंसेंगे तो नहीं? नहीं हंसूंगा, तुम सुनाओ तो। अपनी कविता सुनाकर वह प्रतिक्रिया जानने के लिए राघव की ओर देखने लगी। राघव अपनी तूलिका मुंह में दबा कविता की ओर देखता हुआ बोला, कविता ये तो बहुत ही अच्छी थी। कविता ने खुश होते हुए कहा, आपको सच में अच्छी लगी? हाँ कविता, सच में। अचानक ही कविता उदास होकर बोली, पर रंजन को तो यह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो तो इसे बकवास कह रहे थे। राघव कविता के सिर पर हाथ मारते हुए बोले, वह तो पागल है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो, तुम मेरी बात सुनो और लिखो। उसी रात कविता ने रंजन से कहा, तुम मेरी कविताओं का मजाक बनाते थे ना, पर जेठ जी को तो वह बहुत पसंद आई और देखो उन्होंने मेरा कितना सुंदर स्केच बनाया है। रंजन ने बिना कविता की ओर देखे फाइलें पलटते हुए कहा, अच्छा है। कविता ने रूठते हुए कहा, तुम्हें तो कला की कोई कद्र ही नहीं है। रंजन हंसकर बोला, तुम और भैया ही खेलो एक कला और साहित्य का खेल, मुझे मत फंसाओ इस सब में। कविता की आंखों में 2 बूंदें उतर आई। वह चुपचाप जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद रंजन ने आकर कहा, कविता सो गई क्या? अच्छा बाबा माफ कर दो, सुनो तो।
वो कविता के गाल और ओठ चूमते हुए बोला, तुम्हारी कविता और वो स्केच दोनों ही बहुत सुंदर हैं। इतना कहते कहते रंजन कविता को अपने आगोश में ले चुका था। अगले दिन रंजन ने कविता से कहा, कविता बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, आज शाम तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे। उसकी बात सुनकर कविता खुश हो गई। वो सारा दिन उत्साहित रही। फिर शाम 5 बजे से ही तैयार होकर वो रंजन का इंतजार करने लगी। राघव ने उसे गौर से देखा। धानी रंग की साड़ी में कविता का पिटे सोने का सा रंग और भी निखर आया था। गले में पड़ा लंबा सा मंगलसूत्र और हाथों में ढेर सी धानी चूड़ियां, वो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। क्या बात है कविता, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कविता मुस्कुराकर बोली, आज रंजन फिल्म दिखाने ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे घड़ी ने 6 फिर 7 और फिर 8 के घंटे बजा दिए, पर रंजन नहीं आया। कविता इंतजार कर करके थक चुकी थी। राघव बरामदे में आया तो देखा कि कविता अनमनी सी खड़ी है। क्या हुआ कविता, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कविता ने अपने निचले होंठ को दबा गले तक उतर आए रुलाई को रोकते हुए कहा, ओह अब तक नहीं आए। पल भर में राघव की समझ में सारा माजरा आ गया। उन्हें रंजन पर क्रोध हो आया। फिर भी वो मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं कविता, चलो आज हम तुम आइसक्रीम खाने चलते हैं। कविता ने अविश्वास से राघव की ओर देखा। राघव ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, चलोगी मेरे साथ? कविता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। चलते चलते राघव ने कविता से कहा, तुम उदास मत हुआ करो कविता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और रंजन की बातों का बुरा भी मत माना करो। वह जो कुछ भी कर रहा है सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। कविता व्यंग से बोली, वो जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, पर मेरे लिए ही ना उनके पास समय है ना मेरी परवाह। अगर मैं ही ना रही तो उनका यह किया किस काम आएगा। आप भी तो काम करते हैं, पर मेरे लिए घर के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, फिर रंजन क्यों नहीं? उसके इस सवाल का राघव ने कोई जवाब ना दिया। शायद वह जानते थे कि कविता सही ही कह रही है। वे दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे कि एक भिखारी उनके पास आकर बोला, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो बाबा। राघव ने जेब से 10 रुपए निकाल उसे दे दिए। वह आशीर्वाद देता हुआ बोला, भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखें। कविता ने एक पल राघव की ओर देखा और नजरें झुका ली। दोनों घर पहुंचे तो देखा कि रंजन आ चुका था। रंजन ने कविता से कहा, कहाँ चली गई थी तुम? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अब जल्दी चलो। कविता ने बिफर कर कहा, मुझे पूरी फिल्म देखनी थी, उसका अंत नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। रंजन की आंखें क्रोध से दहक उठी। क्या मतलब इसका? नहीं जाना था तो पहले बताती, मैं अपना सारा काम छोड़कर तो नहीं आता। कविता की आंखों में आंसू छलक आए। काम काम और बस काम। मेरे लिए कभी वक्त होगा तुम्हारे पास या नहीं? मैं 5 बजे से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, वो कुछ नहीं। तुम्हें 5 मिनट इंतजार करना पड़ा मेरा तो तुम भड़क उठे। रंजन ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम्हारी तरह फुर्सत नहीं हूं मैं, और फिर इस सब मैं तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए करता हूँ। कविता ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे बस थोड़ा सा वक्त मांगती हूँ तुम्हारा, वही दे दो तो बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर कविता अपने कपड़े बदल कर लेट गई। राघव ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे लगा कि दोनों को अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, उनके लिए और उनके रिश्ते के लिए। अगली शाम जब वो ऑफिस से आया तो माँ से बोला, माँ मैं ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। रास्ते में तुम्हें मौसी के पास इलाहाबाद में छोड़ दूंगा और लौटते हुए साथ ही वापस आ जाएंगे। राघव की बात पर माँ तैयार हो गई। कविता ने जब यह सुना तो एक पल को वो उदास हो गई। वो माँ से बोली, आप दोनों चले जाएंगे तो मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, माँ आप मत जाओ। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, रंजन तो है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, अब कुछ दिन बस एक दूसरे के साथ बिताओ। अगले दिन राघव और माँ चले गए। रंजन ऑफिस जाने लगा तो कविता ने कहा, रंजन आज ऑफिस मत जाओ ना, हमने कितने दिन से साथ में समय नहीं बिताया है। नहीं कविता, आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। कविता ने रंजन की बात मान ली। आकाश में बिखरे शाम के नारंगी पीले रंग अब गाढ़े होने लगे थे। तारों का झुरमुट भी झिलमिलाने लगा था, पर रंजन नहीं आया। कविता को अचानक ही राघव की याद आ गई।
वो होते तो कम से कम उनसे बातें तो कर पाती। ना चाहते हुए भी वो दोनों में तुलना कर बैठी। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। एक नदी सा शांत तो दूसरा सागर सा गरजता हुआ। जो मेरी शादी रंजन से नहीं राघव से हुई होती तो वो चौंक पड़ी। एक कैसा अजीब विचार आ गया उसके मन में। और क्यों? तभी रंजन घर में दाखिल हुआ। कविता ने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। कविता, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। कविता ने चौंक कर कहा, पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। क्यों? रंजन ने चौंक कर पूछा। तुम ही कहा गए थे ना कि खाना मत बनाना, कहीं बाहर चलेंगे। ओह, मेरे ध्यान में बिल्कुल ही नहीं रहा। मैं बहुत थका हूँ, कहीं नहीं जा सकता। चलो तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। इतना कहकर रंजन कमरे की ओर बढ़ गया। कविता अपना होंठ काट कर रह गई। एक सप्ताह में ही कविता अकेलेपन से घबरा उठी। रंजन जल्दी जाता और बहुत देर से आता। कभी थकान से चूर होकर सो जाता तो कभी अपने शरीर की जरूरत पूरी करके। जब ये सब कविता के लिए असहाय हो जाता तो वो अनायास ही राघव की यादों में खो जाती। राघव ने उससे कहा था, जब बहुत परेशान हो और किसी काम में मन ना लगे तो वह किया करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो। ये तुम्हें मन और तन की सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। वह यही करती। वो सारी शाम नाचते हुए बिता देती थी। वो तब तक ना रुकती जब तक थक कर निढाल ना हो जाती। एक दिन शाम से ही बहुत बारिश हो रही थी। कविता को बारिश बहुत पसंद थी। वो खिड़की पर खड़ी बारिश देखती रही, गुनगुनाती रही। वह बेचैनी से रंजन का इंतजार कर रही थी। बारिश में रंजन के साथ बैठकर चाय पीते हुए उससे ढेर सी बातें करना चाहती थी। रंजन रोज की अपेक्षा कुछ देर से आया और खाना खाकर कमरे में चला गया। कविता जब कमरे में गई तो पाया कि रंजन सो चुका है। और रंजन के बालों में हाथ फिराते हुए बोली, रंजन सो गए क्या? सुनो ना। रंजन करवट लेकर बोला, मैं बहुत थका हूँ कविता, सो जाओ। कविता ने उसके कानों में हौले से कहा, रंजन उठो ना। रंजन गुस्सा होते हुए बोला, कविता प्लीज कभी तो चैन से जीने दो मुझे। कविता अपमान और क्रोध से दहक उठी। वो जाकर बरामदे में खड़ी हो गई। तेज बारिश और आंखों से झरझर बहते आंसू भी उसके मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। एक शाम रंजन को जल्दी घर आया देख कविता खुशी से उछल पड़ी। अरे आज तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हमारे बिना मन नहीं लग रहा था? रंजन ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा खुश मत हो और जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। ऑफिस के काम से मुझे शाम की गाड़ी से दिल्ली जाना है। कविता चौंक पड़ी, पर रंजन कल हमारी शादी की सालगिरह है, तुम भूल गए क्या? रंजन ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मेरे वापस आने पर हम सालगिरह मना लेंगे। कविता ने उसे मनाते हुए कहा, मत जाओ रंजन, मैं घर में अकेली कैसी रहूंगी? रंजन झल्ला उठा, तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं जो अकेली नहीं रह सकती। मेरा जाना जरूरी है। रंजन को जाना था सो वो चला गया। कविता अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ अकेली रह गई। सालगिरह के दिन राघव ने फोन किया तो कविता की बुझी आवाज को भांपते हुए उसने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम उदास हो क्या? रंजन कहाँ है? राघव की बात सुन कविता बोली, वो ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं। राघव चौंक पड़ा, आज के दिन भी वो तुम्हारे साथ नहीं है? हद है लापरवाही की। तुम्हें घर पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगता कविता? राघव ने पूछा तो कविता के सब्र का बांध टूट गया। बहुत डर लगता है, मैं कभी घर पर अकेली नहीं रही हूँ। आप आ जाओ ना जल्दी। कविता को धैर्य बंधाते हुए राघव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं और माँ कल ही वापस आ रहे हैं। अगली ही शाम राघव और माँ को घर के दरवाजे पर देख कविता खिल उठी। सामान रखते हुए राघव ने पूछा, कैसी हो कविता? राघव के पूछने पर कविता ने उसके जाने के बाद हुई सारी बातें बता दी। राघव ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं तो यहाँ से यह सोच कर गया था कि इस तरह तुम दोनों को करीब आने का मौका मिलेगा, पर यहाँ तो सारा मामला उल्टा हुआ दिखता है। कविता चौंक पड़ी, इसका मतलब आप बिना कारण यहाँ से गए थे? जवाब में राघव ने नजरें झुका ली। अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आपके होने से कम यह एहसास तो रहता है मुझे कि कोई तो है जिससे अपनी बात कह सकती हूँ। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। कविता ने मुस्कुराकर कहा, पर इस बार जाने की सजा मिलेगी आपको। ओ क्या? राघव ने पूछा। आज आपको हमें आइसक्रीम खिलानी होगी। राघव ने हंसकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और डिनर भी कराऊंगा। खुश? उस शाम बहुत अरसे बाद कविता खुलकर हंसी।
वो अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 2-4 दिनों में रंजन वापस आ गया। आते ही रंजन ने कविता को मनाने के लिए एक शानदार पार्टी दी। अब वो कविता को भी वक्त देने लगा था। कविता को लगा मानो अचानक सारे काले बादल कहीं खो गए थे और गुनगुनी धूप निकल आई हो। पर एक शाम ऑफिस से लौटते ही रंजन ने कहा, कविता मेरा सामान पैक कर दो, मुझे ऑफिस के काम से लंदन जाना है। कविता ने खुश होकर पूछा, अरे वाह, कितने दिनों के लिए? रंजन ने नजरें चुराते हुए कहा, 6 माह के लिए। कविता के साथ राघव और माँ भी अवाक रह गए। माँ ने रंजन से कहा, 6 माह बहुत होते हैं रंजन, कविता को इस वक्त तेरी जरूरत है और तुम जाने की बात कर रहे हो। ऐसा कर, इसे भी साथ ले जा। रंजन झल्ला उठा, ओ माँ, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा हूँ। कविता वहाँ क्या करेगी? 6 माह कैसे बीत गए पता भी नहीं चलेगा। राघव ने रंजन को समझाते हुए कहा, रंजन अभी तुम्हारी शादी को वक्त भी कितना हुआ है जो। भैया अब आप भी माँ की तरह शुरू मत हो जाइए। आप जानते हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से यूं ही नहीं जाने दे सकता। रंजन अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कविता ने कमरे में जाकर शांत स्वर में कहा, मत जाओ रंजन, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्यों, इस वक्त में क्या खास है? कविता ने सकचाते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ रंजन। रंजन चौंक पड़ा, क्या इतनी जल्दी? कविता ने तड़प कर रंजन की ओर देखा। कुछ पल खामोश रहकर रंजन ने कहा, सॉरी कविता, पर इसके लिए मैं तैयार नहीं था, पर अब किया भी क्या जा सकता है। कविता ने रंजन के सीने में सिर टिकाते हुए कहा, तभी तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाओ। रंजन ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, तुम अकेली कहाँ हो कविता? यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने को माँ है, भैया है। कविता ने चिढ़ते हुए कहा, पर तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता रंजन। तुम्हारे साथ बिताने को तो सारी उम्र पड़ी है कविता, पर विदेश जाने का यह मौका फिर नहीं आएगा और फिर मैं बच्चा होने तक आ ही जाऊंगा। आंखों से गिरने को तैयार आंसुओं को कविता ने गले में घुटक लिया। इसके बाद वह कठपुतली की तरह रंजन का सारा काम करती रही, पर उससे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। रंजन को एयरपोर्ट छोड़ने भी राघव अकेला ही गया था। रंजन के जाने के बाद कविता सारा दिन जी तोड़ काम करती और खुश रहने का दिखावा करती, पर उसके आंखों की उदासी को भांपकर राघव उससे कहता, कविता तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे समय में तो सदा खुश रहना चाहिए। तुम उदास रहोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। जवाब में कविता मुस्कुरा देती। माँ और राघव पूरी कोशिश करते कि कविता को खुश रखे। उसके मुंह से निकली हर बात को राघव तुरंत पूरा करता, पर कविता को खुश रखने की कोशिश में वो कब कविता को चाहने लगा वो खुद नहीं समझ पाया। अपने ही भाई की पत्नी के प्रति मन में पनपते अनुराग ने उसे एक अपराध भाव से भर दिया, पर वो चाहकर भी इस समय कविता से दूर नहीं जा सकता था। पर मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि रंजन के आते ही वो उन दोनों के जीवन से कहीं दूर चला जाएगा। तभी अचानक एक शाम काम करते करते कविता फिसलकर गिर गई। राघव तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। कविता अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। राघव ने जब रंजन को इस बारे में बताकर लौट आने को कहा तो उसने कहा, जो होना था सो हो गया। इस वक्त तो मेरा आ पाना संभव नहीं, पर जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इस घटना के बाद तो कविता एकदम ही गुमसुम रहने लगी थी। इस दौरान राघव ने अपना सारा काम छोड़कर एक छोटे बच्चे की तरह कविता की देखभाल की। कविता की तबीयत में कुछ सुधार आने के बाद राघव एक दिन एक व्यक्ति को लेकर घर आया और कविता से कहा, कविता मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी विधिवत शिक्षा लो। कविता ने कृतज्ञता से राघव की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब कविता को एक नया लक्ष्य मिल गया था। वो लगन से डांस सीखने लगी। उसे खुश देख राघव को बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन माँ ने राघव से कहा, मौसी का फोन आया था, वे तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, तुम इंतजाम कर दो। राघव ने चिंतित होकर कहा, माँ पर कविता से तो पूछ लो, वो यहाँ मेरे साथ रह लेगी अकेली। माँ ने इस बारे में जब कविता से पूछा तो वह मान गई। माँ के चले जाने पर राघव कविता से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की कोशिश करता और कविता भी अपने डांस में व्यस्त रहती थी। एक दिन कविता ने राघव से कहा, मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। अरे वाह, मुझे भी तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है, पर पहले तुम कहो। राघव ने कहा तो कविता बोली,
गुरुजी एक स्टेज शो कर रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, और मैं उसमें शकुंतला बन रही हूँ। राघव ने खुश होकर कहा, अरे वाह, कब है ये? बस इसी शुक्रवार। राघव ताली बजाकर बोला, वाह, इसे कहते हैं संयोग। उसी दिन तो रंजन और माँ वापस आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा जब रंजन तुम्हें स्टेज पर शकुंतला बना देखेगा। राघव अपनी रव में कहते जा रहे थे, पर रंजन के आगमन की खबर कविता में कोई उत्साह नहीं जगा सकी थी। गुरुवार शाम जब राघव घर लौटा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने कविता को आवाज दी, कविता एक कप चाय दे दो। बहुत देर तक जब कविता नहीं आई तो उसने बाहर आकर देखा, कविता कहीं ना थी। वो लौटने को था तभी उसे छत पर आवाज सुनाई दी। वो छत पर गया तो देखा कि कविता बारिश में भीगते हुए डांस का अभ्यास कर रही थी। राघव अपलक उसे देखता ही रह गया। कविता की गुलाबी साड़ी उसके शरीर से चिपक कर उसे के शरीर का हिस्सा लग रही थी। जूड़ा खुल जाने से उसके लंबे बाल उसकी कमर तक उतर आए थे। उस पल कविता बहुत खूबसूरत लग रही थी। राघव ने नजरें झुकाकर कहा, कविता नीचे चलो, बीमार पड़ जाओगी। राघव को वहां पाकर कविता चिहुक पड़ी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वो चाय लेकर राघव के कमरे में आई तब भी उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। राघव ने कहा, कविता बैठो ना, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाता हूँ। कविता बैठ गई। पोर्ट्रेट बनाते हुए राघव ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ब्रश रखकर कविता के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कविता क्या हुआ? अब तो रंजन आने ही वाला है, अब इन आंसुओं का कारण क्या है? कविता तड़प कर राघव के सीने से जा लगी। राघव चौंक पड़ा। कविता ने सिसकते हुए कहा, आपने मुझे अपने लिए क्यों नहीं चुना राघव? चुना होता तो आज मैं इतनी अतृप्त और अधूरी ना होती। कविता भी उससे प्यार करने लगी है, यह जानकर राघव अचंभित रह गया। अनायास ही उसके हाथ कविता के बालों को सहलाने लगे। कविता ने अविश्वास से राघव की ओर देखा तो उसने कविता की भीगी हुई आंखें चूम ली। राघव के स्पर्श से बेचैन होकर कविता ने अपने त्रिशित से अधर उसकी ओर उठा दिए। कविता की आंखों में उतर आए मौन आमंत्रण को राघव ठुकरा ना सका और दोनों का प्यार के सुखद एहसास में खो गए, उन्हें पता ही ना चला। सुबह जब राघव की नींद खुली तो कविता को अपने पास ना पाकर वो हड़बड़ाकर बाहर लपका। कविता को चाय बनाता देख उसकी जान में जान आई। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आप उठ गए? मैं बस चाय लेकर आने वाली थी। राघव ने नजरें झुकाकर कहा, कविता कल रात जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। कविता ने राघव की बात काटते हुए कहा, और आप भी अफसोस जताकर मुझे मेरे सुखद एहसास से वंचित मत करना। कविता ने राघव के पास जाकर कहा, सच राघव, मैंने पहली बार जाना कि प्यार क्या होता है। रंजन के प्यार में सदा दाता होने का दम्भ पाया है मैंने, पर आपके साथ मैंने अपने आप को जिया है राघव। उस कोमल एहसास को मुझसे मत छीनो। ओह कभी, कहते हुए राघव ने कविता को जोर से अपने सीने से लगा लिया, मानो अब वो कविता को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। तभी डोरबेल बजी। कविता ने दरवाजा खोला तो माँ को सामने पाकर वो खुशी से उछल पड़ी। माँ ने कविता के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पूछा, क्या बात है कविता, बहुत खुश लग रही हो? माँ की बात सुन कविता ने राघव की ओर देखा। राघव ने बात संभालते हुए कहा, रंजन आज शाम को आएगा और आज कविता का स्टेज शो है ना, इसी से बहुत खुश है। राघव रंजन को एयरपोर्ट से लेकर सीधे मानस भवन कविता का डांस दिखाने ले गए। स्टेज पर अपनी पत्नी कविता को शकुंतला के वेश में देखकर रंजन निहाल हो गया। वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका डांस भी बहुत अच्छा था। नाटक खत्म होने पर जब राघव और रंजन कविता से मिलने गए तो वहां लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गए। लौटते हुए रंजन ने कविता से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो कविता। कविता धन्यवाद कहकर खामोश हो गई। घर लौटते ही कविता ने माँ से कहा, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। कविता की बात सुनकर सभी सकते में आ गए। माँ ने चौंक कर कहा, आज ही तो रंजन आया है और तुम कहाँ जा रही हो? इसीलिए तो जा रही हूँ माँ, अब मैं रंजन के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। कविता की बात सुन रंजन ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। कविता बिफर उठी, पति? तुम जानते भी हो रंजन, पति शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं, तुम्हारे लिए बस काम, पैसा, तरक्की, स्टेटस यही सब कुछ है। भावनाएं, प्यार क्या होता है इससे तुम अनजान हो। रंजन भड़क कर बोला, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या किया है तुमने आज तक मेरे लिए जिसके बल पर तुम मुझे रोकना चाहते हो?
जब जब मुझे तुम्हारी अपने पति की जरूरत थी तुम नहीं थे। यहाँ तक कि जब मैंने अपना बच्चा खोया तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे। और तुम्हें तो इससे खुशी ही हुई होगी, तुम उस झंझट के लिए तैयार जो नहीं थे। कहते कहते कविता का गला भर आया। जा तो रही हो पर जाओगी कहाँ? कैसे काटोगी ये पहाड़ सी जिंदगी बिना किसी पुरुष के सहारे? रंजन तल्ख हो गया। कविता ने बिना किसी संकोच के कहा, तन की प्यास तो इंसान को भी सताती है और जानवर को भी, पर किसी के प्रति प्रेम का एहसास सिर्फ इंसान ही कर सकता है। और मैं जानवर और इंसान के बीच के इस फर्क को बनाए रखना चाहती हूँ। मन का रिश्ता तो तुम मुझसे कभी जोड़ ही नहीं सके, और इस तन का रिश्ता भी मैं आज तोड़कर जा रही हूँ। कविता के तानों से रंजन तिलमिला उठा। तुम्हें क्या लगा कविता कि तुम यूं ही चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? रंजन कविता की बाह पकड़ कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, चुपचाप अंदर चलो, मैं तुम्हें अपने को यूं अपमानित नहीं करने दूंगा। आखिर मेरी भी समाज में कोई इज्जत है। कविता सिसक उठी। रंजन, कविता का हाथ छोड़ दो, माँ ने तेज स्वर में कहा। रंजन चौंक पड़ा। माँ, तुम भी इसका साथ दे रही हो? माँ ने कविता की बाह रंजन से छुड़ाते हुए कहा, हाँ रंजन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कविता जो कर रही है सही है। आज भी तुम उसे अपने प्यार की खातिर नहीं, समाज में बनी अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण रोकना चाहते हो। कविता को यह कदम तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जाने दो उसे। माँ का यह रूप देख रंजन अहवाक होकर पीछे हट गया। नम आंखों के साथ कविता माँ के गले लग गई। फिर राघव की ओर पलट कर कहा, आपने मुझे जीने की जो नई राह दिखाई है उसके लिए आपकी आभारी हूँ। अब नृत्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है मैंने। आपसे जो भी पाया है मैंने वो अनमोल है मेरे लिए। वो सदा मेरी अच्छी यादों में अंकित रहेगा। इतना कहकर कविता चल पड़ी अपने लिए, अपने हिस्से की थोड़ी सी जमी और थोड़ा सा आसमान तलाशने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।